इन पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर इज टू एग्जीक्यूटिव, डबल एग्जीक्यूटिव है ना फीचर पार्लियामेंट्री सिस्टम के। वन इज नॉमिनल दैट इज de jure and one is real that is de facto by the fact and by the rule by the law। जो आपका नॉमिनल हेड है वो आपके कौन है, प्रेसिडेंट साहब, बिकॉज वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट्स व्हाई वी डोंट हैव मच पावर टू हिम, राइट। एक नॉमिनल हेड होते हैं, एक सेरेमोनियल पोजीशन होती है उनकी। प्रेसिडेंट इज बेसिकली हु इज ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, nominal head of the government, nominal head of the state, nominal head of the country is basically the president of India। okay, अब president है कौन actually? President is part of union executive। look here, union executive क्या consist होती है? president, vice president, PM with council of ministers, ठीक है, या फिर इसको like ऐसे भी कर सकते हो, council of ministers and attorney general। council of minister headed by PM कर लो, head होता है ना इसका, headed by PM with attorney general। तो ये कहानी होती है किसकी, यूनियन एग्जीक्यूटिव की। समझ आ रही है व्हाट डू यू मीन यूनियन एग्जीक्यूटिव? तो लिख लो इसको, यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय PM एंड द अटॉर्नी जनरल। ठीक है, दिस इज बेसिकली यूनियन एग्जीक्यूटिव। समझ रही कहानी? आज हम डील करेंगे प्रेसिडेंट के साथ। किसके साथ? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज करता है। जैसे तुम लोग किसका इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, आपके MPs एंड MLAs के इलेक्शन में, ऐसे ही प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसको जो कॉलेज होता है क्या कहते हैं उसको, इलेक्टोरल कॉलेज। क्या? इलेक्टोरल कॉलेज ये इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। अब ये इसमें कौन कौन से बंदे होते हैं? क्या तुम होते हो इसमें? नो, इसमें होते हैं सारे के सारे। पहला पर्सन क्या होता है, कौन होता है इसमें? नंबर 1 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वर्ड है, देखो वर्ड को ध्यान देना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। समझ आ रही है? बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। नंबर 2 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, नॉट अब असेंबली है सारे स्टेट की, एमएलएज ऑफ स्टेट्स। नंबर 3 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ 2 UT, दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब JN के पास भी है तो वो भी आ जाएगा। समझ आ रही है? नंबर 4 बस ये 3 कैटेगरी के बंदे होते हैं जो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, जो बैठते हैं। क्या समझाया? अरे समझाया? यानी कौन कौन नहीं करते? नंबर 1 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वोट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड पहले लोकसभा में 2 होते थे, एंग्लो इंडियन, अब नहीं है। क्या करता कौन वोट नहीं करता? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे इसमें राज्यसभा में 12 होते हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट साहब ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट बताया था, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, है ना। तो ये जो 12 मेंबर्स हैं ये नहीं होंगे इलेक्शन में प्रेसिडेंट साहब के। यहां पे सेकंड कैटेगरी में और कौन नहीं करता? हम अनुराग, लुक एट हियर। एक तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना। दूसरा बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल बताया था 6 स्टेट के पास है, रोहित बताएगा कौन से 6? एक तो हो गया महाराष्ट्र, हाँ, आंध्र प्रदेश, हाँ, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश तो था भैया, यूपी, तेलंगाना, बोलो,
कर्नाटका। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के ना इलेक्टेड मेंबर आते हैं ना नॉमिनेटेड मेंबर आते हैं। समझ आ रही है कौन नहीं आता और कौन नहीं आता? वो यूटीज के मेंबर्स नहीं आते जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जैसे लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनके मेंबर्स नहीं आते, इनका कोई गवर्नर नहीं आएगा। समझ आएगी कहानी? अरे बात क्लियर एकदम? गुड। तो लिख लो, लिख लिया? इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, लिख लो, द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, ये चार, 3 लिख लो फटाक से, फटाक से लिख लो। अब होती है वोट वैल्यू, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, एमएलए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए ऑफ द स्टेट। ठीक है? एसएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है? वोट वैल्यू ऑफ एमपी। मम्मी, मम्मी आ रहा हूं। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएस of all state upon total number of elected MPs मतलब फिर ऐसे एमपी की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी, बराबर होगी, मतलब ज्यादा क्या बराबर, तभी तो किया है। ध्यान से सुनना, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट, ताकि बराबर हो मामला। इनके तो यहाँ पे मुश्किल से 543 प्लस उधर से 275 उठा लो, ऐसे करके, है ना? तो इसलिए बराबर करने के लिए एक अवर्ण अगर क्या बोलते हैं, डिसबैलेंस तब होता जब सबको एक वोट देते हैं। समझ आ रही है? इसमें प्रोपोर्शन दिया है इनको। समझ आ रही है कितना है? जितना पूरे देश का एमएलए का होगा उतना से डिवाइड कर देंगे। हमारे मुश्किल से मुझे 700 बंद होगा तो सबके पास मोटा मोटा चंक आ जाएगा। आ रही है समझ में? नहीं आई? ध्यान से सुनो, जो ये फॉर्मूलाज होते हैं, ये जो फॉर्मूला वोट वैल्यू ऑफ एमएलए एंड वोट वैल्यू एमपी, ये इस तरीके से रेशियो से बनाते हैं। कल को सिक्किम का एमएलए ने ये ना बोले कि भाई मेरी वोट की वैल्यू कम है। बोला कैसे देंगे? बोला आपके एमएलए और आपकी पॉपुलेशन, क्योंकि जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा एमएलए है ना? तो रेशियो सेम आएगा एट द एंड। समझ आ रही है कहीं ना कहीं एकदम? तो सीधा 1-1 दे दो ना सबको। 1-1 देंगे तो एमपी के पास 1-1 नहीं आएगा, एमपी के पास 1-1 आएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी इनके पास। क्योंकि अगर एमएलए की भी 1 है और एमपी की भी 1 है, अब सेंटर अपना क्या है? अपना एट द एंड क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं अपर एज है, फिर तो पीएम और सीएम में फर्क ही नहीं होगा। फर्क करना क्यों है? ऑल आर इक्वल। फर्क, अरे वही बोल रहा हूं, फर्क इसलिए करना है क्योंकि इनका नंबर ज्यादा है। एट द एंड स्टेट डोमिनेट कर जाएगा सेंटर पे। समझ आ रही है? स्टेट ज्यादा है हमारे पास, स्टेट डोमिनेट कर जाएगा आपके सेंटर पे, इसलिए सबको इक्वल दिया है। ये इक्वल ही है एट द एंड, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके। एमएलए की और एमपी में डिफरेंस है नो डाउट, बट सारे एमएलए की बराबर है। पोस्ट अलग है, समझ रहे हो? एमपी की पोस्ट अलग है, एमएलए की अलग है। एमएलए की एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है और एमपी के अंदर 2-3 एमएलए ऐसे करके आते होंगे पक्का, क्यों? कॉन्स्टिट्यूंसी और भी छोटी होती जाती होगी। समझ आ रही कहानी कहीं ना कहीं? एमपी एंड एमएलए अलग अलग मामला है। तो खैर, तो हुआ सीन क्या, तो वोट वैल्यू एमएलए इस तरीके से डिसाइड करी कि हर एक स्टेट के बंदे की एक तो आपस में इक्वल हो, आपस में एमएलए की इक्वल हो वोट, और साथ में एमएलए और एमएलए ऑफ वन स्टेट टू एमएलए ऑफ अदर स्टेट का इक्वल हो मामला, है ना? ये ना हो कि जैसे पहला केस क्या था, आपस में इक्वल हो, ये ना हो कि सीएम को ज्यादा पावर दे दी और आपका जो नॉर्मल प्राइवेट मेंबर है उसको कम पावर दे दी। समझ आ रही है? तो ऐसे करा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, रेशो आ जाएगा, हर एक स्टेट का आ जाएगा, कि जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसमें ज्यादा सीट्स भी होंगी।
जिसमें कम पॉपुलेशन होगी उधर सीट्स भी कम होगी। जैसे गोवा में दो ही एमपी की सीट है, राइट, गोवा नागालैंड ये सब तो बेसिक है इनका। एक एक दो बहुत मुश्किल से इनकी ज्यादा पड़ती है, लोग ही नहीं वहां पे, पहाड़ी इलाका है, राइट। तो ऐसा, और जो बाकी एमपी की ताकि स्टेट्स के बराबर हो सके, वरना ऐसे स्टेट डोमिनेट कर जाएंगे। बताओ पीएम मोदी की पार्टी हार जाएगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी हार जाएगी, वो किस हक से भी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी, समझ आ रही है। तो एट द एंड एमपी की वैल्यू सारे एमएलए के वोट परसेंट का एक चंक उठा के बराबर हो जाए, इसलिए उसकी वोट को सारे टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, पूरे देश के एमएलए की वोट वैल्यू को डिवाइड करेंगे इससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। समझ रही कहानी, वोट वैल्यू समझ आ रही है। एमपी की ज्यादा है वैसे, एमएलए कम है ना, लेकिन आपस में एमएलए की बराबर है। ओके, अब सवाल उठता है यहाँ पे पॉपुलेशन जो है, जो पॉपुलेशन सेंसस होता है, जो हर 10 साल में आता है, रिसेंट वाला कौन सा है 2011 का, लेकिन ये पॉपुलेशन किस सेंसस की है, ये पॉपुलेशन है 1971 के सेंसस की। एनीबॉडी कैन गिव व्हाई, कैन एनीबॉडी कैन आंसर कि व्हाई इज 1971 सेंसस वाज सिलेक्टेड। भैया बांग्लादेश डिवाइड हुआ, अब नहीं वॉर हुई थी, इमरजेंसी का जो फुल फ्लेज था 2011 में चंक में बटा हुआ है, नहीं उस टाइम पे हाँ, इमरजेंसी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। ओके, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, तो बोला ताकि लोग जानबूझ के मामला ना बढ़ाए, ताकि पॉपुलेशन स्टेबल रह सके। ओके, फिर ये तो इस हिसाब से अभी जिन स्टेट्स की बढ़नी चाहिए उनको तो और सीटें नहीं मिल रही। यस, इसलिए तो बोला, इसलिए डिमेरिट तो है, इसलिए बोला गया ये तब तक रहेगा जब तक 2026 के बाद कोई नया सेंसस नहीं आ जाता। 26 के बाद हाँ 31 में आएगा, यस, 31 वाला ऐड होगा फिर इसमें अब, लाइक डेवलपमेंट के नाम पे, बस और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए जल्दी निकाल लो। ठीक है, तो ये था वोट वैल्यूज। अब इलेक्शन कैसे होता है भाई, इलेक्शन भी बढ़िया मजेदार है। प्रेसिडेंट का मेंबर दिख गए, कौन इलेक्ट करेगा, बटन दबाने कौन आएंगे, ठीक है, लिख लो जल्दी, लिखो भैया। हाँ, एक बार वैसे नंबर का एग्जांपल लेके समझाने का। नंबर का एग्जांपल, जैसे कि मान लो कोई स्टेट है, उसके पास जो एमएलएज हैं वो हैं करीब 40, तो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, लाइक टोटल कितने हो गए 40 एमएलए, और उसकी पॉपुलेशन है 40 बिलियन। समझ आ रही है, तो इस टाइप से डिवाइड करके देख लेंगे कि कितनी उसकी वोट पॉपुलेशन आ रही है एट द एंड, मतलब कितनी वोट वैल्यू आ रही है, उस हिसाब से अलॉट करते जाएंगे सबको। सिंपल, उस स्टेट की पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे उस स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स से, सिंपल, ठीक है, ताकि मामला इक्वल रहे। यही करते हो ना, अगर तुम 10 एप्पल लाए हो, एक एप्पल का रेट पता करना है, 10 एप्पल लाए हो तुम लोग करीब 50 रुपए के, एक एप्पल का पता करना है, डिवाइड करोगे ना उस रुपीज से, है ना, एप्पल्स को, ताकि एक एप्पल का रेट पता लग जाए। तो ऐसे ही ये मामला है, 1000 से भी मतलब मल्टीप्लाई कर रखा है 1/1000 से। बिल्कुल अलग। अच्छा, उसमें फॉर्मूला, हाँ राइट 1/1000, राइट, क्योंकि वही ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। समझ आ गया, बिल्कुल। आई एम सॉरी, नाइस थिंग यार, 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, बाद में जो आएगा आंसर, कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कितने जीरो हटाओगे, अब सही, परफेक्ट, ठीक है, एमएलए के केस में। अब करवाते हैं इलेक्शन, कैसे इलेक्शन होता है, क्योंकि अभी भी हुआ है ना जुलाई में ही, जुलाई 2022। तो बेसिकली एक सिस्टम होता है, क्या होता है, दो तरह के सिस्टम होते हैं, बताता हूं। एक होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल, आगे, ट्रांसफरेबल वोट। और दूसरा होता है, ये बस साइड में बता रहा हूं, नोट डाल के लिख लेना इसको अलग से। कौन सा होता है दूसरा, कौन सा होता है दूसरा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इन दो सिस्टम से भारत में इलेक्शन होते हैं। ये होता है इलेक्शन करवाने, जो आप जो वोट डालते हैं, ये होता है क्या, मतलब जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को पार करेगा, है ना,
अब चाहे वो 1 सेकंड से करे, चाहे वो 1 वोट से करे, चाहे आधी वोट से करे, कैसे भी करे, वो जीता हुआ माना जाएगा। मान लो 2 बंदे खड़े हुए एमपी की सीट पे, एक रोहित और एक आपका मनीष यादव। रोहित को मिले, किसको जिताएंगे भैया ठीक है, रोहित को मिले 10 वोट और मनीष यादव को मिले 11 वोट। बड़ा है, ठीक है, पहले ज्यादा उसने दुनिया देखी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। क्या होता है इससे? इससे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्शन हमारे इंडिया में इस तरीके से होता है। आपका कैसे करते हैं इलेक्शन? इस तरीके से। देखो रे क्या होता है मामला आपका, एक इलेक्टोरल कोटा होता है। क्या होता है? इलेक्टोरल कोटा। जो इस कोटे को ले लेगा सबसे पहले वो जीत जाएगा, क्यों? ये वोट, ये कोटा, ठीक है। क्या होता है इलेक्टोरल कोटा? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल, जितनी वोट पोल हुई होती है, डाली गई होती है, समझ आ रही है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल, वैलिड मतलब कभी एज के ऐसे कोई ऊपर नीचे दाया बाया हुआ, अगर उसकी वोट इनवैलिड होगी, समझ आ रही है? वैलिड वोट पोल अपॉन 2 चीज होते हैं, देखो ये होता है टोटल मामला। अपॉन ये जो ब्रैकेट में जो नंबर डालूंगा वो है कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं, कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं। अब प्रेसिडेंट के लिए एक ही बंदा सेलेक्ट करना है, एक ही पोस्ट है, तो यहां पे क्या आएगा? 1। समझ आ गया? तो टोटल नंबर वैलिड पोल अपॉन 1 + 1 हो जाता है। ये 1 नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड, लिख लेते हो ना ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड, समझ रही कहानी? तो ये जो कोटा ले लेगा भाई वो जीत जाएगा, समझ आया? मान लो कि सपोज 400 वोट पड़ी, 400 अपॉन 2 + 1, समझ आ रही है रे? सो 201 वोट जिसको पहले मिल गई वो जीत जाएगा, पहले जिसको मिल गई। अब वोटिंग कैसे होती है? बड़ा मस्त तरीका है। इसमें वोटिंग बटन दबा के नहीं होती है, लिख के होती है। देखो क्या होता है, हर एक कैंडिडेट को क्या मिलता है? एक एक कार्ड मिलता है। अनुराग याद आ रहा है कुछ? वेरी गुड, अच्छी बात है, नया नहीं लग रहा, यही बहुत बड़ी बात है ठीक है। हर एक बंदे को कार्ड दिया था। मान लो 5 बंदे खड़े हुए रेस के लिए, 5 बंदे चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं, ठीक है। कितने बंदे चाहते हैं? 5 बंदे। तो 1 2 3 4 होंगे, समझ आ रही है सब? मान लो पहला, दूसरा, 3 बंदे लगा लो, 3 ना, 5 ज्यादा हो जाएंगे, कहां लिखेंगे? रोहित प्रेसिडेंट बनना चाहता है, अनुराग प्रेसिडेंट बनना चाहता है और किरणदीप बनना चाहती है, ठीक है। मतलब भारत की तीसरी महिला राष्ट्रपति, ओके। तो ये बाकी जो नहीं है वो मेंबर्स हैं ठीक है। तो वो क्या करेंगे? सबको कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्ड मिलेगा और सब लोग अपने कार्ड में प्रेफरेंस लिखेंगे। मान लो 3 बच्चे हो तुम लोग, है ना? आ गया समझ में? बचे भी 3 ना एट द एंड? हाँ, कौन बचा? मैं, प्रशांत, हरिवंश, मनीष। राज्यसभा के होते हैं इलेक्शन उसी तरह से होते हैं इसके लिए? यस, वही सिस्टम है, वही। तो सीन क्या हुआ? इन लोगों ने बोला हम वोट डालेंगे। कैसे वोट डालते हैं? देखो इधर, ये लोग प्रेफरेंस डालेंगे नाम के। फॉर एग्जाम्पल इसने जो, ये कौन है? पी मतलब प्रशांत, इसने बोला मेरा भाई है हरिवंश नंबर 1। सॉरी यार, मेरा भाई अनुराग, मैं वेंकट, वो ARSD दीवार वाला प्यार, ठीक है तो अनुराग को इसने पहली वोट डाली, ठीक है। दूसरी वोट इसने डाली, बोला किरणदीप की अपनी एज है, रोहित तो अगली बार भी ट्राई कर लेगा, है ना? रोहित को बहुत उम्र है, किरणदीप की और एज हो जाएगी ठीक है। तो बोला किरणदीप को अबे किरणदीप भी, अच्छा हाँ ठीक है, किरणदीप। थर्ड रोहित, ठीक है भाई। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आ रहा हूँ हरिवंश आया। हरिवंश बोला
मेरी पहली प्रेफरेंस आएगा मेरा छोटा भाई रोहित, इसको सिखाएंगे हम, इसको एक्सपीरियंस दिलाते हैं। दूसरे पे आया बोला अनुराग भी अपना ही भाई है, किरणदीप तो बहुत चिढ़ती रहती है मुझे बहुत तंग करती है, उसको थर्ड दूंगा, यही तो मौका मिला है बदला लेने का है तो बेसिकली सेकंड अनुराग आया, समझ आई। थर्ड पे कौन आया? पहली दो की बात करो। थर्ड कौन आया? किरणदीप। किरणदीप। अब आता है मनीष यादव, ठीक है। एक और वोट डलवाएंगे भाई, एक और बंदे से वोट डलाएंगे, सुधीर से। सुधीर भी वोट डालेगा हमारा, ठीक है। खैर समझ आ गई। मनीष यादव बोलेगा भाई पहली वोट तो किरणदीप को जाएगी, वही लाई थी मुझे यहाँ पे दोनों साथ आए थे, प्रेसिडेंट बना के छोड़ेंगे, ठीक है। दूसरे पे कौन है? बोला रोहित भी साथ ही आता है, कल को बिल्डिंग में थोड़ा आमने सामने मामला है, कोई पत्थर मारेगा बाद में हैं, और जिनके घर कांच के होते हैं शीशे, ठीक है तो रोहित को डाला। एंड थर्ड अनुराग। अब आता है कहानी किसकी? सुधीर। सुधीर बोला भाई अपना, बोला बेशक लड़ते हैं एक दूसरे का ऊंट और कुछ भी करते हैं, ऊंट पानी करते हैं, लेकिन भाई तो भाई है। अनुराग को पहली वोट। दूसरी वोट बोला रोहित को डालेंगे, भैया रोहित सुधीर बहुत बार कर देते हैं। तीसरी वोट किरणदीप, ठीक है। तो बेसिकली इसमें देखो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट सबसे ज्यादा किसको मिली है? अनुराग को मिली है। अब ना वोट डाल दी सब लोगों ने क्या कर दिया? वोट डाल दी, ठीक है। चलो इस हिसाब से ये भी कैलकुलेट ही कर लेते हैं तुम्हारे सामने। क्या है रे टोटल नंबर वैल्यूड पोल, कितनी वोट पड़ी है? 1 2 3 4 अपॉन 1 + 1 + 1, समझ आ रही है? तो 4/2 + 1 इक्वल्स टू 2 + 1 इक्वल टू 3। जिसको पहले 3 मिल जाएंगे वो जीत जाएगा, समझ आ रही है कहानी? आ रही नहीं आ रही? जो पहले 3 पार कर देगा वो जीत जाएगा। तो वोट डल गई, वोट डालने के बाद रीडिंग होती है वोट्स की। वोट की रीडिंग हुई, तुमने देखा फर्स्ट प्रेफरेंस कौन था? अनुराग। अनुराग की वोट कितनी है? बस 2। किरणदीप को 1 मिली, रोहित को 1 मिली, तो क्या अनुराग को 3 मिली? नो। इन दैट केस सिस्टम ऑफ प्रोपोज सिंगल क्लिक ट्रांसफरेबल ऑफ वोट्स स्टार्ट। क्या? ट्रांसफरेबल ऑफ वोट्स स्टार्ट, ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसफर, वोट ट्रांसफर करने का, समझ आ रही है? ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो क्या करते हैं, क्योंकि कोटा तो अचीव किसने नहीं किया 3 का, तो जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वाली वोट मिली होती है, जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वाली वोट मिली होती है, कौन है इस केस में? 2 बंदे, ये भी तो है ठीक है। इस केस में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो जब भी जो लीस्ट प्रेफरेंस वाली वोट है, दोनों को ही डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको सबसे कम प्रेफरेंस वाली वोट मिलती है उनका पोलिंग कैंसिल कर देते हैं, उनके नाम हटा देते हैं। लिस्ट खोल के देखते हैं बाद में। नहीं, ये वाला कैसे बताया हुआ आपने? सुनो ध्यान से, जिसको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिल रहे हैं, ठीक है, वैसा अनुराग को 2 थी, किरणदीप को 1, रोहित को 1, क्या और किसी ने इनको और फर्स्ट प्रेफरेंस समझ आ रही है? फर्स्ट प्रेफरेंस समझ आ गई? जिसको सबसे कम मिलती है उनको हटा देते हैं, वोटर से हटा देते हैं। यस। इनकी सेकंड प्रेफरेंस वोट, इनकी सेकंड प्रेफरेंस वोट आगे भेज देंगे किनको? फर्स्ट प्रेफरेंस वोट ऑफ अदर्स, समझ नहीं आ रही है? ठीक है। तो इनकी सेकंड प्रेफरेंस वोट फर्स्ट प्रेफरेंस वोट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेसिकली अनुराग जीत गया। अनुराग पहली बार में, तीसरे मिलते ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई एटीट्यूड मेंटेन करना आता है ये तो कुछ नहीं था। दिस इज द स्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ ठीक है। यार जीत तो होती रहती है, अगर मैं बन सकता हूं तो कोई बन सकता है तो ऐसा होता है। तो ये जब तक, सुन लो, जब तक ट्रांसफर चलता रहेगा, जब तक ये मामला पूरा नहीं हो जाता, समझ आ गई? ओके, एट द एंड एक ही बचता है, एट द एंड बंदा एक ही बचेगा। ये सिस्टम इस तरीके का, समझाया? भैया पहले देखेंगे फर्स्ट टाइम, तो पहले क्या होगा, वोट डाली, वोट चेक करें, क्या किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिलने के साथ ही ये पार हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं होता तो जिसकी सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट होती है उसके पॉल्स डिलीट कर देते हैं, उसकी सेकंड प्रेफरेंस वोट को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट ऑफ अदर्स पे ट्रांसफर कर देते हैं। जाओ भाई मौज लो, ठीक है। ऐसे ऐसे मामला चलता रहता है,
एंड फाइनली व्हाट, द पर्सन विंस। इसमें कभी टाई नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज है, आई बात समझ में? तो लिख लो इसको हल्का हल्का। भैया वाइस प्रेसिडेंट का अलग तरीका, अलग तरीका, सेम इलेक्शन कमीशन कराता है, इसी प्रोसेस से होता है, तरीका अलग है। और तरीका मतलब ये एमएलएस नहीं आते। नॉमिनेशन का क्राइटेरिया क्या नॉमिनेशन का? मतलब कि कौन खड़ा होगा उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? बिल्कुल बताएंगे, बताएंगे, अभी बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे ना, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन बताएंगे। लिखो, लिख लो। वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट डालते हैं, ये स्टेट वगैरह नहीं डालते कोई भी, समझ आ रही है? उनका उसका इलेक्टोरल कॉलेज अलग है, इसका अलग है, समझ आ रही है? तो लिख लो कि द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट इज डन बाय सिस्टम ऑफ, ये बहुत बार आता है, सिस्टम ऑफ proportional representation by single transferable vote, system of proportional representation by means of single transferable vote, by means of single transferable vote, ठीक है रे? The person has to secure, the winning person, the winner has to secure a fixed quota of votes. The winner has to secure, Anurag, secure, good. The winner has to secure fixed quota of votes लिख लो ये, इलेक्ट्रोल कोटा, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन 1 + 1 + 1, एक 1 पे आगे लिख लेना अलग से, नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, इसलिए 1 है, समझ आ रही है? गुड। ये टेक्निक कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी लालसन लगाता है कि भाई गलत इलेक्शन हुआ है, कुछ भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसाइडर होती है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वही फिर मान्य होगा, ठीक है? लिख लो, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल डिसीजन मेकर in terms of doubt and dispute of the presidential election. Supreme Court is the final decision maker in terms of doubt and dispute of the presidential election. तो अब सीन क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इस तरीके से रखा गया तो बातें उठी कि क्या मजा आ गया भैया, पीएम का इलेक्शन आप ऐसे कर रहे हो और इनका इलेक्शन ऐसे कर रहे हो, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली ना एक तरीके से, हम नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली मतलब ये कि नॉर्मल जनता नहीं कर रही है, जनता द्वारा चुने हुए लोग कर रहे हैं, जो कि का भी नहीं कर रही होती है क्या, जनता को पीएम को हमने अपॉइंट नहीं किया, बट हमने उस बंदे को इलेक्ट किया ना एट द एंड। वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं कर रहे एट द एंड, वही तो मैं कह रहा हूँ। कैबिनेट भी नहीं कर रहे, बट वो हमारे, हमने चाहते हैं, हमने मेजोरिटी क्यों दी उन लोगों को, ताकि वो लोग सरकार बनाए। पीएम फेस कोई भी होता है, कभी कभी स्टार्टिंग में अनाउंस कर देते हैं, कभी कभी पार्टी पॉलिटिक्स है ना हमारे पास। मैं एक बात बता रहा हूँ कि पीएम एट द एंड इलेक्टेड आया कहीं ना कहीं से, वो सीट पे आया है, सीट पे लड़ के आया है, अगर नहीं लड़ेगा तो मात्र 6 महीने रहेगा, हटा देंगे उसको, ये समझो। तो बोला प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन इस टाइप से होना चाहिए, ऐसी बात उठी, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला नो। व्हाई नो? पहली चीज, बिकॉज वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ही इज अ नॉर्मल एग्जीक्यूटिव, सिर्फ कोई पावर नहीं है। अब पावर नहीं है इसलिए हमने नहीं दिया उसको ऐसा इलेक्शन। मान लो ऐसा इलेक्शन करवाएं और फिर पावर भी ना दे उसको, तो मनी भी वेस्ट होगा और उस पोजीशन की अपमान भी होगी कहीं ना कहीं, कि इतना लाइक लोगों द्वारा चुनिंदा बंदा और तुम उसको कोई पावर नहीं दे रहे हो, राइट? प्रेसिडेंट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में सोच भी नहीं सकता है, ऑफिशियल कैपेसिटी, एडवाइस बेसिकली टेंडर्ड बाय कैबिनेट, है ना, और एडवाइस बाइंडिंग होती है एज पर विच अमेंडमेंट एक्ट, 42nd एंड 44th बोथ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो होता है पास होके आया लोकसभा राज्यसभा से तो प्रेसिडेंट क्या उसको लौटा सकता है, क्या मना कर सकता है, पॉकेट में डाल सकता है, या सिर्फ हाँ ही बोलेगा? हाँ और All of the above. बस और कुछ नहीं, सिर्फ हाँ बोलेगा, हाँ बोलेगा ना बस, और कुछ नहीं। मना नहीं कर सकता। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ना कि ऑर्डिनरी बिल की। पॉकेट में रख सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकता, हाँ बोलेगा ही बोलेगा। आप नो पॉकेट, 30 दिन के लिए रख सकते कोई 30 दिन नहीं, हो, हाँ ही बोल, हाँ बोलेगा, नो पॉकेट वॉकेट, हाँ ही बोल लेंगे।
ये बाध्य करवाया एक अमेंडमेंट एक्ट से। क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, पहली है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बेसिक है, छोड़ दो इसको। इसकी उम्र आती है बहुत बार, उम्र कितनी होनी चाहिए मिनिमम? क्या रोहित बन सकता है? कभी नहीं, बहुत टाइम है बनने के लिए। क्या मैं बन सकता हूं? नहीं बन सकता। 35 years of minimum age is there. 35 65 अबे 64 पे यंगेस्ट बनी है बे। और जो बंदा इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। लिख लो, द पर्सन हैज टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। हैज टू बी मेंबर है फिर Eligible, the person has to be eligible to be elected as the member of Lok Sabha. Has to be Qualified for the election for the Lok Sabha. शुड भी लिख देते ना, कुछ भी लिख लो यार। शुड बी मेंबर ऑफ, Should be qualified to be a member of Lok Sabha. ठीक है। अब इसने पूछा था कैसे आएगा भाई। 50-50 का सीन होता है। जो भी इलेक्टर्स थे, इलेक्टोरल कॉलेज के बंदे, वो 50-50 बंदे जाएंगे। 50 बंदे एज प्रपोजर, 50 बंदे एज सेकेंडर। समझ आ रही है? ये जाके दे के आएंगे किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नामांकन भरेंगे। किसका? उस बंदे के लिए। कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू जी। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। किसने हराया था इनको? हारे इन्होंने किसको हराया था? यशवंत सिन्हा। 50-50 बंदे चाहिए होते हैं। ये नहीं कोई भी आके बोले मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, बोले तेरे प्रपोजर और सेकेंडर का है। कम से कम 50 बंदे उसके साथ जाएंगे और 50 बंदे सेकेंडर भी, उसे 100 बंदे हुआ, उसको लिखित पत्र चाहिए कि ये मुझे सपोर्ट करते हैं कि इनकी वोट तो मिलेगी मुझे। ठीक है। साथ में वो आरबीआई में कितने रुपए जमा करवाएगा? 15,000। ये जब्त हो जाएंगे अगर उसको वोट के दौरान 1/6 वोट नहीं मिली तो। समझ आ गई? 1/6 ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। अरे जो 50 बंदे हैं, ये एमपी एमएलए कोई भी हो सकता है जो यस। अच्छा तो ठीक है। 50 बंदे एज प्रपोजर एंड 50 बंदे एज सेकेंडर। समझ आ रही है? अगर ये 100 आएंगे इसके साथ तो ये 1/6 होगा नहीं। नहीं हमारे 100 पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया लेवल का पार्लियामेंट के नहीं है बस। वोटर लिख लो। चलो इसको भी लिखो। फॉर नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, for the election of the office of president, he must be subscribed by, subscription चाहिए उसको, subscribe, साइन करेंगे ना, subscribed by at least 50 electors as proposer, elector है ना word, at least 50 electors as proposer and 50 electors as seconder with a security deposit of, जल्दी, with 50 electors as proposer and 50 electors as seconder with 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द आरबीआई। 15,000 है भाई, इतना महंगा इलेक्शन है तो सपोर्ट लेके ही जाना पार्टी मेंबर्स का। पता लगा जब्त करवा के आ गए, फ्रॉड हो जाएगा। तो 15 भी गए, बोले मैं आ रहा है, मैं सेकंड आया। मतलब क्या होता है कि जो सेकंड प्रायोरिटी देंगे या फिर जो नहीं साथ में बस ऐसे बताया कि 50 प्रपोजल चाहिए पहले वाले, ऐसे करके, ऐसे नहीं सेकंड प्रायोरिटी लेके ना। ठीक है, बस एक नाम है प्रपोजल सेकेंडर। ठीक है, लिख लो। इफ द पर्सन गॉट फेल्ड, इफ द पर्सन फेल्ड टू गेट द 1/6 ऑफ द वोट्स, his security deposit will not be returned. ठीक है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, वैसे शायद हुआ भी हो, आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दैट, लेकिन बेइज्जती बड़ी होती होगी। कैसे होता है देखो, जो हारते होंगे पता है, मेरे तो 15 भी मिल गए, तेरे तो वो भी नहीं मिले, जाना। वो कहता हुआ मेरे थोड़ी थे, फिर कमा लूंगा। ठीक है, कहता मेरे नसीब में यही लिखा था।
लरे सुनो रे, फैक्ट्स लिखो। नंबर 1 फैक्ट लिखो, फैक्ट्स अबाउट प्रेसिडेंट लिखो, फैक्ट्स प्रेसिडेंट के फैक्ट्स थोड़े से लिखो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूछता भी रहता हूं बताता भी रहता हूं, रोहित बताएगा, बता दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड ट्वाइस। आज तक कोई ऐसा बंदा माइका लाल पैदा नहीं हुआ, माइकी लाल या माइका लाल, ठीक है, जो भी 2 बार इलेक्टेड हुआ हो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, एक्सेप्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इतिहास में नाम दर्ज है उनका। 2 प्रेसिडेंट, अबे लिखो मत, सुन लो पहले। 2 प्रेसिडेंट डाइड वाइल इन ऑफिस, नेम। एक तो जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लिख लो। 2 प्रेसिडेंट हु डाइड ड्यूरिंग द ऑफिस। रोहित को पक्का पता होगा, रोहित जिम्मेदार नागरिक है ना इस भारत का। सेकंड, फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों मुस्लिम समाज के थे, मतलब एक याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन, वैसे तो बकवास फैक्ट है, मत लिखो इसको, समझ गए। तो बेसिकली 2 प्रेसिडेंट थे आपके जो कि डाइड ड्यूरिंग द ऑफिस। तो रिमेंबर द फैक्ट, दे आर फ्रॉम मुस्लिम रिलीजन। अच्छा याद हो जाता है, याद करने के लिए, ऐसा कोई कुछ नहीं है बे। ऐसे वाइस प्रेसिडेंट ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो आगे जाके प्रेसिडेंट बने, सिर्फ वही नहीं है, देयर आर मैनी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, लिखो। वाइस प्रेसिडेंट हु लेटर बिकम, वाइस प्रेसिडेंट हु लेटर become president, ठीक है। तो याद करने का तरीका, राधा जाकर गिरी वेंकट रमन नारायण के पास, ठीक है। तो लिख लो, राधा यानी राधा कृष्णन, पहले डॉक्टर एस राधा कृष्णन, पहले वो लिख दो। वेंकट शंकर है, शंकर, रमन में बोल रहे, रमन का दोस्त का नाम है तो शंकर नाम है ना भगवान के, शंकर नारायण के पास। राधा जाकर गिरी वेंकट शंकर नारायण के पास, के पास से कुछ भी नहीं है, बाकी सबसे है, ठीक है। राधा मतलब राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फर्स्ट क्या फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, आप डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक लिया। व्हाट इज शंकर, दो ही लिखना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, वेंकटरमन, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर साहब हैं ये भी। पता कितनी सैलरी होती है, व्हाट्स द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट? 5 लाख होती है सैलरी, 5 लाख। क्या सुन लो रे अगला। ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जिसके खिलाफ कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था, एक ही बंदा खड़ा हुआ, उसी को प्रेसिडेंट बना दिया? एनीबॉडी? एनीबॉडी? ऐसा कौन सा बंदा खड़ा हुआ था जिसके खिलाफ कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ, उसको बना ही दिया? हाँ, जनरली बच्चे बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, ऐसा नहीं है, एन संजीवा रेड्डी। कोई आंसर ना आए, एक बंदा पूछा हो, एन संजीवा रेड्डी लगाना। बताता हूं इनके और फैक्ट, लिख लो। ही इज द ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड। बताओ कितनी बड़ी बात है, अनअपोज्ड। क्या भैया? Unopposed. He is the only president to be elected unopposed. ठीक है। He is the only speaker. ऐसा कौन सा स्पीकर ऑफ लोकसभा है जो आज तक प्रेसिडेंट बना है? He is the only. He is the
only speaker of the Lok Sabha who become president of India. द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में लिखवाई दिया था पहले उस दिन ही, आज भी लिख लो। सेकेंड लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसमें लिखो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, शी इज द फर्स्ट ट्राइबल लेडी एज वेल एज ट्राइबल पर्सन, एक ही है, शी इज द फर्स्ट ट्राइबल पर्सन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है ना? और क्या लिखेंगे इनके बारे में? यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब लिखो अगली कहानी कि भाई अब ये कोई बंदा इलेक्ट हो गया, इसको ओथ कौन दिलवाएगा? हु विल गिव द ओथ? लिख लो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वीडियो देखना आप, द्रौपदी मुर्मू जी की ओथ सेरेमनी देखना, तुम्हें दिखेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कौन? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। मान लो किसी कारणवश वो नहीं है, कौन होगा फिर? सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज। यस, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना? इफ ही इज नॉट प्रेजेंट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है रे? सैलरी से नहीं आता, बहुत कम आता है। If he is not present then? हाँ, गुड गुड गुड। हाँ रे ओए, एक है कहानी, बन गए प्रेसिडेंट, हटाएंगे कैसे, है ना? तो देख लो, ये पहले ही बता चुका हूं हटाने का इनका, तो जो मेजॉरिटी बता रहा था, इनकी मेजॉरिटी आर्टिकल 360 आर्टिकल 61 में, समझ आ रही है? आर्टिकल 61 डील करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या एक वर्ड है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही इम्पीच होते हैं। इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ है, बाकी सबको रिमूव किया जाता है। इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, रिमूव नहीं होता, समझाया? रिमूवल, हटाना है जो, रिजाइन, फलाना ढिकरा, इनके लिए होता है इम्पीचमेंट। ओके, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो पार्लियामेंट हो जाता, ठीक है? प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 डील करता है इसका प्रोसेस। कैसे होगा रे? देख लो इधर, इसकी मेजॉरिटी होती है, लोग इसमें जो बंदे पार्टिसिपेट करते हैं, क्या जो इसमें बंदे पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके कौन होते हैं? नो, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इनको निकालने के लिए स्टेट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा का काफी है। समझा रही है? बोथ नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, बोथ। ठीक है, समझ आ रही है कहानी? डिफरेंस पूछता है इलेक्टोरल कॉलेज वाला सिस्टम, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, मेंबर्स हैं प्रॉपर, कोई सिंगल ट्रांसफर वोट वाला सिस्टम नहीं है। ओके, तो ये कहानी है। और देखो कैसे होता है मामला। मान लो राज्यसभा के लोगों को लगा, हाँ ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड किस बेसिस पे, जैसे क्या गुनाह किया उस बंदे ने जो उसको निकाला जाए, तो ग्राउंड का नाम है, ग्राउंड ऑफ रिमूविंग और इम्पीचमेंट का क्या नाम है? वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायोलेशन करता है, क्या करता है? समझ आ रही है कहानी? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है? अंडर आर्टिकल 361 पहले मेजॉरिटी कौन सी होती है बताई थी? 2/3 ऑफ मेंबरशिप सीट्स की मेजॉरिटी। इनको भी कहां गए? लोकसभा राज्यसभा का है, ये रही 2/3 ऑफ 543, है ना? 2/3 ऑफ 245, समझ आ गई? ये मेजॉरिटी चाहिए इनको, इतने बंदे पक्ष में डालेंगे कि यहां निकालना है बाहर। क्या ग्राउंड है? ग्राउंड है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये चीज क्या है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बस वर्ड है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कभी कभी पता है क्या होगा, एक अगर ऐसा कभी होगा तो एडवाइस स्टैंडर्ड करी और नहीं मानी, अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि बाइंडिंग है, तो केस बन सकता है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ आ रही है? इनिशिएट कौन करेगा ये? वही बता रहा हूं, सुन लो, आने दो, मेजॉरिटी पहुंचे। अब होता क्या है, कैसे शुरू होगा, कैसे कहां पे मोशन आएगा इनको रिमूव करने के लिए, रेजोल्यूशन आएगा। देखो, कोई भी हाउस, आइदर लोकसभा आइदर राज्यसभा, कैन प्रपोज अ रेजोल्यूशन और अ मोशन टू रिमूव द प्रेसिडेंट। लेकिन किसी भी हाउस को चार्जेस, जो चार्जेस लगाएंगे, हाँ इन्होंने वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, ऐसे बोल दिया, कुछ भी हुआ कि वही एडवाइस दी थी, नहीं करी उन्होंने, राइट? कोई भी हाउस करेगा, वो चार्जेस कम से कम 1/4 ऑफ मेंबर एट दैट हाउस सपोर्टिव होने चाहिए।
1/4 बंदे उस मोशन को पहले सपोर्ट करें लाने से पहले, समझ आ रही है, ताकि हाउस में तभी से 1/4 बंदे उसको पहले वो हामी बनेंगे कि हाँ भाई ऐसी सी बात है, ऐसा चल रहा है, चलो वोटिंग करवाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। और जब वोटिंग करने से पहले 14 डेज एडवांस नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये चल रहा है, बैक बिचिंग नहीं चाहिए। 14 डेज एडवांस नोटिस, चार्जेस देखे जाएंगे, वोटिंग करेंगे, ठीक है। चार्जेस अटेम्प्ट किए, वोटिंग हुई, पास हो गई मान लो, दूसरे हाउस में गया, दूसरे हाउस वाले क्या करेंगे, सपोज राज्यसभा में ओरिजिन हुआ और लोकसभा में गया, लोकसभा चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, देखेगी सही बात है गलत बात है, प्लस सही बात, इन्वेस्टिगेट कर। तो मान लो खैर जो भी है, प्रेसिडेंट में जो इंजाम लगाया उसके ये लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और प्रेसिडेंट को हक है, पता लगा रिया ने रोहित की चुगली मारी, अब रोहित को हक बनता है ना कुछ तो बोलने का कि ये सही है गलत है, पक्ष में होता है, ऐसा होता होगा बहुत। समझ आया इम्पीचमेंट कैसे होता है? 14 डेज एडवांस नोटिस, 1/4 पर्सन टू बी प्रपोज्ड, सो उनको आपको क्या है सपोर्ट करना पड़ेगा। मेंबर्स कौन से होते हैं हटाने वाले? सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। किस आर्टिकल अंडर आता है? 61। समझ आया? लिख लो, लिख लिया भैया, सब लिख लिया कहानी, सब लिख लिया। तो लिखो बेटा जल्दी, किसने लिखा है? मैंने लिखा। लिखो, अबे लिखो आर्टिकल 61, जवाब दे ही देने। आर्टिकल 61 डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। लिख लो कि both the members of parliament, that is elected and nominated both, are eligible to be both nominated and elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha are eligible for the voting in impeachment motion of the president। सिर्फ यही होते हैं, ठीक है रे? लिख लो, the president can be removed on the charges of violation of constitution। The president has to be removed from the office on the basis of violation of constitution, ठीक है रे? What is violation of constitution? Not defined। Violation of constitution is not defined in constitution। डिफाइंड नहीं है कि ये वायलेशन होगा, ठीक है। किसी से कोई सवाल पूछना हो तो ये पूछना, अच्छे से पढ़ के आएगा तभी पता होगा, वरना फिर कहानी बताएगा। ओके, ये होता है फिर बिगड़ेगा, यही होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है भैया? नॉट डिफाइंड है भाई। 14 डेज तो दे रहे हैं, उसमें सिर्फ नोटिस देते हैं कि आप, हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ रोकने वाला कोई नहीं है। भूल जाओ हम हैं। ठीक है, देते हैं, एक प्रोसीजर है, फॉर्मल प्रोसीजर, ठीक है, ताकि वो अपीयर होने के लिए अपने लिए कुछ जवाब कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, नोटिस आएगा ना कि इस बेसिस पे आपको ऐसा से बोल रहे हैं। अपोज कहाँ करते हैं? प्रेसिडेंट अपोज है ना, अपोज कर सकते हैं उसके बीच में कि बातें कर सकते हैं कि नहीं अपोज नहीं करता, राइट टू अपीयर, अपीयर होने का अधिकार है। अपोज नहीं, अपीयर अपनी बात रख सकता है ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन व्हेन इट इज हेल्ड इन सेकंड हाउस। वही तो किसके सामने रखते हैं बात? लोकसभा में रखते हैं बात। जिस भी हाउस में आएगा, चाहे यहाँ पे नोटिस दिया, यहाँ पे वोटिंग हो रही है, इन्वेस्टिगेट चार्जेस फ्रेम करे ना 1/4 लोगों ने, इन्होंने बोल दिया हाँ ऐसा ऐसा है, इन्होंने पास कर दिया। जब सेकंड हाउस में जाएगा मामला तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन होगी ना, वहां पे किसी ने थोड़ी प्रपोज किया है, 1/4 ने थोड़ी प्रपोज किया है वहां पे, तो वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेसिडेंट को राइट है अपीयर होने का, ठीक है। क्या लिखा इम्पीचमेंट में, कहां तक पहुंचे? इट इज नॉट डिफाइंड, वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लो, द हाउस विच फ्रेम्स द चार्जेस, the house which frames the charges should have support of 1/4 of the people to frame that, should have support of 1/4 of the people, member 1/4 of the member of that house, of member of that house, ये साइन होने चाहिए, ठीक है। जो चार्जेस साइन होंगे ना, एक बंदा लेके नहीं कह जाएगा वायलेशन हुआ है, वायलेशन 1/4 होने चाहिए उस हाउस के। एंड अ 14 days एडवांस नोटिस हैज टू बी गिवन टू द प्रेसिडेंट
when the bill passed to the second house, when the bill passed to the second house, the house should investigate the matter and the president has right to appear. When the bill Sent to the second house, the house should investigate the matter and भाई लिख लो लिख लिया। and the president has right to appear. जैसे सेकंड हाउस 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से पास कर देगा, कौन साइन करेगा फिर इस बिल पे? एनीबडी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वोट तो उन्होंने दिलाई थी। ये भी सही है, वो तो उन्होंने दिलवाई थी। तो उन्होंने दिलाई थी। कौन करेगा? स्पीकर, चीफ जस्टिस। चलो ऑप्शन देता हूं, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर पीएम। वाइस प्रेसिडेंट अगला तो से बनना है ना। हटाए जल्दी कॉमेडी खत्म कर। हाँ स्पीकर। हाँ भाई अनुराग, अबे तुम तो सही बोलो, मुझे पहचानते नहीं हो तुम। नन ऑफ द अबव। चाहिए ही क्यों? नहीं होता किसी का साइन। जैसे ही सेकंड हाउस में हामी भरी, बाहर। भूल जाओ आपके पास प्रेसिडेंट की पोस्ट भी थी। ओके, है ना खतरनाक चीज। भैया नन ऑफ द आपको ऑप्शन ही दिया, बनाना चाहिए था। ये तो सदाबहार ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कहानी है। अब लिखो कि भाई कितने साल के लिए बनता है? 5 साल। क्या 5 साल से ज्यादा रह सकता है? कब? जब तक नया नहीं आता। मान लो 5 साल तक है, 5 साल 1 दिन हो गया, लेकिन नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ, किसी कारणवश आपदा आ गई, इमरजेंसी, कुछ भी हो, तो वो बंदा तब तक रहेगा जब तक नया बंदा नहीं आ जाता। क्या रे रोहित? ठीक है। क्यों ऐसा? ताकि इंटररेगनम ना हो। इंटररेगनम मतलब गैप ना हो। वरना मान लो किसी कारणवश कोई लॉ पास हुआ, कौन साइन करेगा? लॉ तो पड़ा रहेगा। तो उस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए वो बंदा तब तक रहता है जब तक नया बंदा नहीं आ जाता। ठीक है, समझ आ रही है? नॉर्मल 5 साल है, लेकिन 5 साल ज्यादा कब रह सकता है? जब तक बंदे का इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन इसलिए जल्दी से जल्दी, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इसलिए जैसे ही 5 साल पूरे होने को आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाता है 5 साल से पहले, ताकि एक प्रेसिडेंट रहे और फटाक से डेट में बदल जाए मामला। ठीक है, समझ इतनी सी। ये तो हुआ कि भाई चलो टेन्योर वाला सिस्टम। मान लो कोई प्रेसिडेंट मर गया बीच में, प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, बीमार पड़ गया, कहीं विदेश गया छुट्टी पे प्रेसिडेंट गए, तो यहाँ का काम कौन करेगा? है ना? तो इन सब केसेस में वाइस प्रेसिडेंट को मौका मिलता है प्रेसिडेंट बनने का। ठीक है, समझ आ रही कहानी? अब इसमें क्वेश्चन आता है किस किस केसेस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन सकता है। अब पहले ये पता लगना होगा कि प्रेसिडेंट किस किस केस में रिमूव होता है ना? समझ नहीं आ रही है? तो सुन लो फिर इस कहानी को। There are cases, for example, number 1, expiry of his term. दूसरा, डेथ। तीसरा, रिजाइन। चौथा, इम्पीचमेंट, है ना? पांचवा, अदरवाइज, कोई भी हो सकता है अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज। तो जब मामला टेन्योर वाला, सिर्फ ये वाला देखो ध्यान से, अदरवाइज मतलब एब्सेंस, इलनेस, छुट्टी उट्टी। ठीक है, फॉरेन ट्रिप, पता लगा प्रेसिडेंट बूढ़े हैं, मान लो किसी कारण, किसी भी वजह से उनकी सास वगैरह जिंदा है, निकल ली, जाना पड़ेगा ना। पता लगा थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट था,
तो थोड़ा चाहिए ना मामला, मतलब सोचने साचने के लिए 10 दिन छुट्टी चाहिए। हाँ, इस केसेस में जब एक्सपायरी ऑफ ए टर्म होगी, मैंने बताया 5 साल से पहले उसका इलेक्शन होगा नए प्रेसिडेंट का, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी का हुआ है ना, जब उनका एक्सपायर होगा टेन्योर, वो बंदा बन जाएगा। इन केस इनका इलेक्शन जो नए प्रेसिडेंट इलेक्शन खिंचता है, 5 साल ज्यादा खिंचता है, तो यही बंदा रहेगा प्रेसिडेंट लगातार उस टाइम तक। और जो नया बंदा आएगा वो जिस टाइम से अपॉइंट हुआ है, इलेक्ट हुआ है, उस टाइम से लेके 5 साल तक रहेगा। समझ आ रही है कहानी? ये नहीं कि इस टाइम से, जिस टाइम से वो बना है उस टाइम से लेके 5 साल काउंट होंगे, ना कि इसके खत्म होने से 5 साल काउंट होंगे। समझ आ रही नहीं आ रही? और तुम कब सीखोगे बे लंबी लंबी ये जमाई लेना? भैया आप कहा ली? अब तो नहीं ली। क्या रे? अब थोड़ी ना लिया भैया। तोड़ दूंगा मैं, भैया अभी तो सीख लो जल्दी। सुनो, अब समझ आया? इस केस में क्या होगा, नया प्रेसिडेंट आएगा जल्दी से जल्दी, टाइम खत्म होने से पहले। अगर टाइम खिंचता है तो पुराना प्रेसिडेंट रहेगा, टू अवॉइड द इंटररेग्नम। इट्स अ वर्ड विच मीन्स गैप अवॉइड करने के लिए। समझ आ गई कहानी? बाकी केसेस में अगर कोई बंदा मर जाता है, जैसे आपके जाकिर हुसैन साहब मरे और फखरुद्दीन अली अहमद मरे, कोई रिजाइन करता है, इम्पीचमेंट होता है, अदरवाइज जैसे कि इलनेस है ना, एब्सेंस, वैकेशन, टूर, हाँ टूर वगैरह ये सब बाहर गए हैं प्रेसिडेंट, है ना, काम रुका थोड़ी रहेगा। इन दैट केस, इन सारे केसेस में, इन दैट केस वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे प्रेसिडेंट। समझाइए कहानी? क्या बनेंगे? पूरे टेन्योर के लिए कि उस टाइम के लिए। डेथ होगी फटाक से, उस टाइम के लिए बनेंगे, नया से नया बंदा, फिर इलेक्शन होगा सब केसेस में। जो गैप आया, गैप की बात होनी है, मैंने बताया इंटररेग्नम नहीं होना चाहिए, उस गैप के लिए इनको बनाया जाएगा। गैप तो बाकी सब में होगा, 10 में। सब में इलनेस है, अब प्रेसिडेंट का साइन कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक भी तो अदर में। हाँ, इलेक्शन की बात, इलेक्शन, यस, इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट बनेगा। समझ आ रही कहानी? ये कहानी समझ आई? पहली चीज, आपका वाइस प्रेसिडेंट जो बनेगा वो ओथ एंड एफर्मेशन सेम लेगा, सेम। उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलवाएगा, सब कुछ सेम होगा कहानी, एकदम जो फॉर्मेलिटी होती है। तभी ऐसा नहीं है कि आ जाओ चलो बैठ जाओ, नो। फर्स्टली यू हैव टू टेक द ओथ, सेकेंडली उसे सैलरी भी प्रेसिडेंट की मिलेगी, सब सारा प्रेसिडेंट बन जाए। समझ रहे हो? गाड़ी वाड़ी चेंज, वीपी से वीपी प्रेसिडेंट हाउस में घुस जाएगा। ठीक है, अगर इलनेस वाला समझ रहे हो, हल्का फुल्का, ये नहीं कि बता प्रेसिडेंट आ रहे बोला मेरा घर है। नो। ठीक है, टेम्परेरी सिस्टम है ये। समझ आ रही है? तो सारे के सारे फंक्शंस, पावर उसकी किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगी? प्रेसिडेंट के। इसलिए हमने मेनली वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस बनाया। वाइस प्रेसिडेंट का मेन ये काम है, ठीक है, यही काम है उसका, ताकि इंटररेग्नम जैसी चीज ना हो। ये इसलिए हमने ये ऑफिस कहां से लिया? यूएसए के प्रेसिडेंट से, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। वहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज हेड ऑफ सेनेट, यानी राज्यसभा। हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, चेयरपर्सन। आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है वही बनता है प्रेसिडेंट इन केस फलाना फलाना फलाना। सेम चीज वहां होती है। ये ऑफिस ऐसे मैच खाता है वहां के ऑफिस से। ओके, अब देख लो इधर, डेथ का तो पता लग गया। हाँ भाई, किसको रिजाइन करेगा वो बंदा? रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? उससे ऊपर तो है नहीं कोई, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। मान लो वाइस प्रेसिडेंट गुजर गए, या वो भी टूर पे है, सीजेआई को देगा। मान लो सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जज, सीनियर जज। समझ रही कहानी? रिलेट करना है कि जैसे कि he will give the रेजोल्यूटर टू वीपी, इन केस वीपी नॉट, सीजेआई नहीं है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझ आ गई? कोई तो होगा, ये सारे क्या है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है ना? क्यों खड़ी कर रखे बस दीवारें? तो ये कहानी। इंपीचमेंट जैसे ही होगा फटाक से वीपी को बना देंगे, इंपीचमेंट अभी बताया था। अदरवाइज इलनेस वगैरह वगैरह, ठीक है, इनका ट्रीटमेंट डिफेंस हॉस्पिटल में होता है, बिकॉज इज द कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। समझ आए किस किस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन सकता है? इस केस में नहीं बनेगा भाई। मान लो, हाँ इधर आ गई बात, ये जो केसेस हैं, इन केसेस में विद इन 6 मंथ चुनाव होगा ही होगा। टाइम है इसमें, और इसमें कोई टाइम गैप नहीं था। रिमेंबर कि कब चुनाव हुआ, पहले पहले करवा देंगे। इसमें टाइम गैप है, 6 मंथ के अंदर अंदर चुनाव चाहिए।
6 मंथ के अंदर अंदर हमें नया प्रेसिडेंट चाहिए, चाहे कैसे भी पैदा करो बेशक, चाहिए तो चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी केस में तो नहीं है ना 6 महीने? क्या इमरजेंसी में अगर इमरजेंसी लगी है सब 6 महीने, अगर बाय फॉल्ट इस केस को छोड़ के बाकी सारे केस हैं और ये अदरवाइज वाला नहीं है, 6 महीने चाहिए, चाहे इमरजेंसी कुछ भी हो। इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी कि लॉ पास नहीं हो रहा, पार्लियामेंट निहत्ता पड़ा हुआ है, समझ आ रही है? बिकॉज ही इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ना। पार्लियामेंट में कैसे लॉ पास होता है? आपकी राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट साहब साइन करते हैं, तो वही कहानी है। अरे क्या ना प्रशांत, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रहा हूं, राइट और रॉन्ग बताना। प्रेसिडेंट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इज राइट और रॉन्ग? इज ए मेंबर? हाँ, नहीं, क्या है फिर? पार्ट है, मेंबर नहीं है, पता नहीं बात। ही इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी थोड़ी है, उसके अलाउंसेस अलग हैं यार, पैसा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन फंड में से आता है। सरकार एक बार अपॉइंट बोला कि आज से आपकी सैलरी 5 लाख है, आपको 5 लाख पे अपॉइंट करते हैं, इलेक्टेड होके आ गया, 5 लाख से कम नहीं कर सकती सरकार उसका पैसा, चाहे कितनी भी महामारी फैल रही हो। When he is appointed at that salary, he must get that salary at this time. बढ़ा जरूर सकती है, घटा नहीं सकती। ओके ओल्ड एनसीईआरटी लेके आने की मतलब